बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस ले लिया है। ये 2023 का पहला अज खुद नोटिस है और इस अज खुद नोटिस के लिए सिफारिश की थी, दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट ही के दो रुकनी बेंच ने, जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से के चीफ जस्टिस से कहा था कि वो इस मामले का अज खुद नोटिस लें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा। अब ये जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का आया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आया है, ये 5 सफ़ात और 11 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। अब आप सोचेंगे कि ये 11 पैराग्राफ्स क्या इतनी तफसील से अज खुद नोटिस की वजूहात बयान की गई हैं और क्यों बयान की गई हैं। तो अज खुद नोटिस जब लिया है तो इसको इतनी डिटेल में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए ज़रूरी समझा कि इसकी पूरी वजह बयान कर दी जाए कि क्यों ये अज खुद नोटिस दिया जा रहा है, एक। और दूसरा ये है कि आखिर में जाके जो स्कोप है इसका या मैंडेट है वो भी बता दिया है और 3 निकात दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं कि वो 3 कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर ये समाअत होगी या जो डिटरमिन होनी है, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करने हैं, वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं। अब इसकी में ये क्या, इसमें किसका कंटेंट क्या है, इस पर तो मैं बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले ये देखने कि इस अज खुद नोटिस और जो बैंक फॉर्मुलेट जिसका जो बेंच बना है, फॉर्मुलेट हुआ है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 9 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये 3 रुकनी बेंच भी हो सकता था अज खुद नोटिस पे, 5 रुकनी भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, मगर 9 रुकनी बेंच बना है। एक बहुत बड़ा बेंच इसलिए बनाया गया है कि एक तो इससे बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये बहुत अहम नौयत का केस है, इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा है। और दूसरा ये है कि किसी को एतराज ना रहे। मसलन मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, बेंच बनाया गया है, लेकिन बेंच के कुछ मेंबर्स पे एतराज है। और भाई 9 रुकनी बेंच है, सारे के सारों पर तो एतराज नहीं हो सकता ना। आपको एक पर होगा, 2 पर होगा, आपको एतराज किस पर होगा मैं बता देता हूँ। आपको एतराज होगा जस्टिस एजाजुल हसन पे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे, या ज्यादा से ज्यादा बड़ी दौड़ लगाएंगे, आप कहेंगे चीफ जस्टिस पे भी एतराज है आपको। हालांकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कासिम सूरी वाली रूलिंग याद होगी आपको। अगर इतने ही वो कंट्रोवर्शियल होते, अगर इतने ही वो पीटीआई के फेवर में होते तो कासिम सूरी की रूलिंग को ना उड़ाते। तो अब 9 रुकनी बेंच है, इस 9 रुकनी बेंच के सारे बेंच पे अदम एतमाद करने का तो मतलब ये होगा कि आप जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो ये इस एतराज की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जब 9 रुकनी बेंच बनाया है तो ये एतराज ही खत्म हो गया कि जी देखें जी बेंच बन गया और बेंच मर्जी का बना दिया और बेंच ऐसे और बेंच वैसे। आपको याद होगा कि एक बहुत ही अहम मामले में जब समाअत हो रही थी परवेज इलाही साहब वाले मामले में, तो उस वक्त जो है वो मरियम नवाज और पूरी पीडीएम ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गालिबन वो परवेज इलाही वाला मामला था, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो उसमें बड़ा कहा था कि ये बेंच बन गया है और ये बेंच बाइज्ड है और ये मरियम नवाज ने बड़े उसकी वो की थी और मुतालबा किया था कि फुल कोर्ट बनाई जाए, जी फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो अब ये 9 रुकनी बेंच बन गया और इसमें जो है वो अब समाअत होने जा रही है। अच्छा, अब इसको अगर आप जरा देख लें कि इसमें जो है वो क्या कहा गया है, तो देखिए इसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें तो सबसे पहले ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये 2 जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने ये सिफारिश की कि जो है वो इसको मोटो लिया जाए और उसकी जजमेंट के 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो इसमें सबसे पहले कोट किए गए हैं और जो उस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 7 और 8 उसको कोट किया गया है और कहा गया है कि सू मोटो लेने की दरखास्त की गई है, इसलिए दरखास्त की जा रही है, कबूल की जा रही है। दूसरा, उन्होंने पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है उमर अता बंदयाल साहब ने कि ये असम्बली जो है फुला तारीख को 14 जनवरी 2023 को तहलील की गई और जो है वो इसमें गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए और गवर्नर ने जो है वो दस्तखत जब नहीं किए तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो गई। ये पैराग्राफ नंबर 2 में यानी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा गया है क्योंकि इसी को यही कंट्रोवर्सी बनी है और इसी की बुनियाद पर गवर्नर कहते हैं मैंने अब तारीख नहीं देनी, तो इसको एक अहमियत दी गई है। फिर पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया है कि इस सारी सूरत के बाद सवाल पैदा हुआ कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। यानी गवर्नर साहब तारीख देने से इनकारी हैं, वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा और इलेक्शन कमीशन कहता है मैं नहीं दूंगा। जबकि इस
इस एलामिया में लिखते हैं चीफ जस्टिस साहब कि जबकि 224 की सब क्लॉज 2 में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो फिर इलेक्शन की डेट कौन देगा? ये एक सवाल पैदा हो चुका है जो कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। पैराग्राफ नंबर 4 में वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक दरखास्त दायर हुई है और वो भी कहते हैं कि जी इंतखाबात की तारीख के इस मामले को जो है वो सुना जाए। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है, उसका भी जिक्र किया गया है। अगरचे ये सो मोटो नोटिस ही है, ये ऐसा नहीं है कि उस दरखास्त की बुनियाद पर ये बेंच बना है, ये सो मोटो लिया है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त जो है उस पर भी बेंच बना सकते थे, लेकिन आज खुद नोटिस लिया है जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है, और फिर 9 रुकनी बेंच बनाया गया है, इससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 5 में वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फौरी इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, लेकिन गवर्नर की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील आ चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के पेश नजर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट, इंट्रा कोर्ट अपील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त और आर्टिकल 224 और 90 दिन में इलेक्शन, ये सारे पर्सपेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के पास हैं और इन सब चीजों की रोशनी में जो है वो मामला होना है। फिर पैराग्राफ नंबर 6 में इस एलामिया की कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि सदर ने 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। तो ये भी, इसको भी मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पेश नजर ये बात भी है कि सदर ने भी ऐलान कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का दायरा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ चुका है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो पैराग्राफ नंबर 7 में लिखी हैं चीफ जस्टिस साहब ने, वो मैं आपको एज इट इज पढ़ देता हूं। उसमें वो कहते हैं कि मोर देन 1 मंथ हैज नाउ elapsed since the dissolution of the provincial assemblies। अच्छा, जब मैं गाड़ी में पढ़ रहा होता हूँ इंग्लिश तो आप समझ जाया करें कि एक तो लाइट कम है, दूसरा गाड़ी हिल रही होती है और ये फॉन्ट छोटा है। तो उसमें वो कहते हैं कि जी dissolution of the provincial assemblies and it seems prima facie that even the matter of appointing the date of the general elections, which is the first step towards the holding of the elections, has not been resolved, has still not been resolved। अब वो ये कहते हैं कि जी ये मामला जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक इसकी तरफ पहला कदम भी नहीं उठाया गया। 30 दिन गुजर चुके हैं, पहला कदम नहीं उठाया गया। और वो कहते हैं कि there is to put it shortly a lack of clarity on the matter of high constitutional importance। इसकी बड़ी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है और लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो फिर आगे जाके चीफ जस्टिस साहब पैराग्राफ नंबर 8 में भी जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि इसकी वजह से वो जो है वो सो मोटो ले रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 9 में उन्होंने कहा कि वो सो मोटो ले रहे हैं। अब ये मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए कि ये बहुत गाड़ी हिल रही है, लेकिन बहरहाल पैराग्राफ नंबर 8 में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं और these matters involve the performance of the constitutional obligations of great public importance apart from calling the faithful constitutional enforcement। तो वो कहते हैं कि जी ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है और फिर 9 में वो कहते हैं कि जी इसलिए 184(3) के तहत वो इसका सोमोटो ले रहे हैं और जो बेंच बनाया गया है उसमें जजेस के नाम लिखे हैं कि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर और मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। तो ये 9 रुकनी बेंच बना दिया है। और फिर वो आखिरी जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 पॉइंट्स हैं जो रेज हुए हैं। ये बेंच करेगा क्या? ये 3 चीज़ों को डिटरमिन करेगा। नंबर 1 कि एक आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में सूबाई असम्बली में इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी जिम्मेदारी अथॉरिटी किसके पास है, यानी कौन जो है वो आइनी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा। 2 इस आइनी जिम्मेदारी को कब और कैसा पूरा किया जाएगा। और 3 आम इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से विफाक और सूबे की आइनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ क्या हैं। अब इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी का तयन होना है, कि किसकी जिम्मेदारी इलेक्शन की तारीख देना। और लगता यह है कि जिसकी भी जिम्मेदारी करार पाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट पाबंद करेगी कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दे।
और सुप्रीम कोर्ट का अगर 9 रुकनी बेंच एक ऑर्डर पास करेगा तो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है आज की रात बड़ी परेशानी और बेचैनी की रात है पीडीएम के लिए या उन तमाम कुव्वतों के लिए जो इलेक्शंस नहीं चाहते, जो समझते हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। वो अब इस पे हल ढूंढ रहे होंगे कि क्या किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे टाला भी नहीं जा सकता या लंबा भी नहीं किया जा सकता हेयरिंग को कि जी तैयारी नहीं है, वक्त दे दें। और जैसे लाहौर हाई कोर्ट में कहता था कि तैयारी का वक्त दे दें, 4 दिन ले गए, फिर 6 दिन ले गए, फिर 4 दिन ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें तैयारी के लिए वक्त दें या एडजर्नमेंट दे दें। तो ये लगता है कि 2 से 3 समातों में, वैसे कल पता चल जाएगा कि कितनी समातों का ये मामला है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 समातों में शायद ये किसी न किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। लेकिन 9 रुकनी बेंच बनाने और आज खुद नोटिस लेने से ये जरूर पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितना संजीदा ले रही है। और वो जो हम बार बार कहते हैं कि जो आखिरी 6 दिन है या 6 दिन के अंदर अंदर फैसला होना है या बात हो जानी है, पता चल जाएगा कि हालात किधर को जाएंगे, इलेक्शन होने या नहीं होने। तो मेरा ख्याल है कि वो वाला मरहला जो है उसका अब बाकायदा आगाज हो चुका है। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होता है। 2 बजे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से आपको अपडेट करेंगे कि मामला क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।